भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 वो बस इतना कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। एक बहुत ही छोटा मतलब सीधा साधा वाक्य, लेकिन इस एक लाइन में हमारे देश की जो पूरी शासन व्यवस्था है उसकी चाबी छुपी हुई है। बिल्कुल। और यही चाबी एक ऐसे पद का दरवाजा खोलती है जो आप देखें तो हमारी एकता का प्रतीक है। लेकिन मजे की बात यह है कि इस पद की ताकत को लेकर हमेशा एक बहस चलती रहती है। और आज हम इसी बहस के तह तक जाने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत है उनमें संविधान सभा की बहसों से लेकर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसलों तक का जिक्र है। तो इनकी मदद से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के राष्ट्रपति आखिर है क्या। एक शक्तिशाली शासक जैसा कि संविधान में लिखी उनकी शक्तियां बताती हैं, या फिर सिर्फ एक औपचारिक प्रमुख जैसा कि परंपरा कहती है। ठीक है, तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बुनियाद पर आते हैं। संविधान क्या कहता है? अनुच्छेद 52 तो सिर्फ पद बनाता है। हाँ। लेकिन असली कहानी तो मुझे लगता है अनुच्छेद 53 में है, जो कहता है कि संघ की सारी कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। सुनने में तो ये बहुत बड़ी बात लगती है। हाँ, अगर आप सिर्फ इस लाइन को पढ़ें तो लगेगा कि राष्ट्रपति ही मतलब असल सरकार है। लेकिन यहीं पर भारत की संसदीय प्रणाली का एक ट्विस्ट आता है। अच्छा। इस सिस्टम का मतलब यह है कि राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख हैं। असली जो कार्यकारी शक्ति है वो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद के पास होती है, जो लोकसभा के प्रति जवाबदेह हैं। मतलब संविधान राष्ट्रपति को शक्ति देता है और संसदीय प्रणाली उस शक्ति को इस्तेमाल करने का अधिकार मंत्री परिषद को दे देती है। बिल्कुल, एक तरह से यही है। ये तो बहुत दिलचस्प है। यानी एक हाथ से शक्ति दी और दूसरे से उसे चलाने की शर्त लगा दी। तो फिर इस पद पर बैठे व्यक्ति को चुना कैसे जाता है? ये आम चुनावों जैसा तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव है। इसके लिए एक निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य भी होते हैं। यहाँ चुने हुए सदस्य पर जोर देना जरूरी है। मतलब जो सदस्य मनोनीत होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स, जैसे राज्यसभा में 12 सदस्य, हाँ, वो इस चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। बिल्कुल। और राज्यों में भी, जिन राज्यों में विधान परिषदें हैं, उनके सदस्य भी वोट नहीं डालते। और इस व्यवस्था के पीछे सोच ये थी कि राष्ट्रपति का चुनाव सिर्फ केंद्र सरकार ना करे, बल्कि उसमें राज्यों की भी बराबर की भागीदारी हो। ताकि ये हमारे संघीय ढांचे को मजबूती दे। सही कहा। और इस पद के लिए योग्यता क्या है? क्या कोई भी चुनाव लड़ सकता है? संविधान का अनुच्छेद 58 इसे साफ करता है। उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र कम से कम 35 साल हो और उसमें लोकसभा का सदस्य चुने जाने की काबिलियत होनी चाहिए। अच्छा। और सबसे अहम शर्त यह है कि वो किसी लाभ के पद पर ना हो। मतलब कोई सरकारी नौकरी या ऐसा पद ना हो जहां सरकार से वेतन मिलता हो। 35 साल की उम्र और लोकसभा सदस्य की योग्यता, ये तो काफी सीधी सादी शर्तें लगती हैं। क्या संविधान सभा में इस पर कोई बहस हुई थी कि यह पद किसी अनुभवी राजनेता के लिए होना चाहिए या कोई भी प्रतिष्ठित नागरिक चल सकता है? देखिए, बहस तो हुई थी, लेकिन अंत में ये महसूस किया गया कि पद की गरिमा के लिए कुछ बुनियादी मानक तय करना जरूरी है, पर इसे इतना संकीर्ण भी नहीं बनाना चाहिए कि राजनीति से बाहर के योग्य लोग इस दौड़ से ही बाहर हो जाएं। समझ गई। इसीलिए योग्यता को व्यापक रखा गया। चलिए अब उस दौर में चलते हैं जब ये सब तय हो रहा था। संविधान सभा। हमारे स्रोतों में डॉक्टर BR अम्बेडकर के भाषणों का खास जिक्र है। उन्होंने राष्ट्रपति के पद की कल्पना कैसे की थी? डॉक्टर अम्बेडकर ने इस पर बहुत साफ नजरिया पेश किया था। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति और भारतीय राष्ट्रपति के बीच का जो फर्क है उसे समझाया। अच्छा। उन्होंने कहा, हमारे राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटिश सम्राट जैसी है। वो राष्ट्र के प्रमुख हैं, कार्यपालिका के नहीं। और फिर उन्होंने वो लाइन कही जो इस पद का सार है। वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, राष्ट्र पर शासन नहीं करते। वाह, प्रतिनिधित्व करते हैं, शासन नहीं करते। इसका मतलब ये तो एक सोचा समझा फैसला था कि राष्ट्रपति को सीधे शासन करने की शक्तियां नहीं दी जाएंगी। जी हाँ, और इसके पीछे एक बहुत गहरा कारण था। डॉक्टर अम्बेडकर ने संसदीय और अध्यक्षीय प्रणालियों की तुलना की। उन्होंने माना कि जो अमेरिकी प्रणाली है, जहां राष्ट्रपति सीधे चुने जाते हैं और संसद के प्रति जवाबदेह नहीं होते, वो ज्यादा स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी दे सकती है। स्थिरता, उसे उनका क्या मतलब था? उनका मतलब था एक निश्चित कार्यकाल। अमेरिकी राष्ट्रपति को संसद आसानी से हटा नहीं सकती, चाहे सदन में उनका बहुमत हो या ना हो। सरकार गिरने का डर नहीं होता। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हमने ब्रिटिश प्रणाली को चुना है, जो स्थिरता से ज्यादा
जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को महत्व देती है। और जिम्मेदारी का मतलब जिम्मेदारी का मतलब था कि हमारी सरकार हर दिन हर पल संसद के प्रति जवाबदेह है। अगर सरकार ने सदन का विश्वास खो दिया तो उसे इस्तीफा देना होगा। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि भारत जैसे विविधता वाले देश के लिए ये रोज की जवाबदेही कहीं ज्यादा जरूरी है। जहां सरकार से रोज सवाल पूछे जा सकें, उसकी नीतियों पर बहस हो सके। बिल्कुल। संविधान सभा की बहसों से एक और दिलचस्प बात निकल कर आती है, यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का संघ शब्द का इस्तेमाल। डॉक्टर अंबेडकर ने फेडरेशन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का महासंघ क्यों नहीं कहा? ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश था। उन्होंने जानबूझकर यूनियन शब्द चुना और इसके दो कारण बताए। पहला, ये साफ करने के लिए कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है जैसा अमेरिका में हुआ था। और दूसरा, क्योंकि ये किसी समझौते का नतीजा नहीं है, इसलिए किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब ये शुरुआत से ही तय कर दिया गया था कि भारत अविनाशी है। आप प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य बना सकते हैं, लेकिन देश को तोड़ नहीं सकते। ये तो बहुत दूर की सोच थी। बिल्कुल, ये भारत की एकता और अखंडता को संविधान की नींव में ही स्थापित कर देता है। ठीक है, तो हमने ये स्थापित कर दिया कि राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रमुख है जो मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं। लेकिन फिर संविधान उन्हें इतनी सारी शक्तियां क्यों देता है? जब हम उनकी शक्तियों को पढ़ते हैं, कार्यकारी, विधायी, न्यायिक, आपातकालीन, तो ऐसा लगता है कि हम किसी राजा या तानाशाह की बात कर रहे हैं। इन दो बातों में तालमेल कैसे बैठता है? यही इस पद का सबसे बड़ा विरोधाभास है। चलिए इन शक्तियों पर एक नजर डालते हैं। हाँ। कार्यकारी शक्तियों को देखें तो प्रधानमंत्री, मंत्री, राज्यपाल, अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। यानी सरकार का हर बड़ा अधिकारी उनकी मोहर से ही पद पर आता है। हाँ, और कानूनी तौर पर सरकार का हर काम राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। फिर आती हैं विधायी शक्तियां, संसद का सत्र बुलाना, उसे खत्म करना और प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर देना। और कोई भी बिल संसद से पास होने के बाद तभी कानून बनता है जब राष्ट्रपति उस पर दस्तखत कर दें। और एक बहुत बड़ी शक्ति है अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी करने की। हाँ, ये अध्यादेश वाली शक्ति बहुत अहम है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और सरकार को किसी कानून की तुरंत जरूरत हो तो राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जिसकी ताकत संसद के कानून के बराबर होती है। बिल्कुल। हालांकि ये एक शक्तिशाली लेकिन कई बार आप देखें तो विवादास्पद टूल भी रहा है। और फिर है न्यायिक शक्तियां। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी दोषी की सजा को माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या बदल सकते हैं, यहाँ तक कि मौत की सजा को भी। और अंत में सबसे चर्चित आपातकालीन शक्तियां। युद्ध की स्थिति में अनुच्छेद 352, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और वित्तीय संकट आने पर अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। तो कागज पर ये असीमित शक्तियां लगती हैं। सवाल वही है, अगर राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करना है तो इन शक्तियों का क्या मतलब? इस विरोधाभास को सुलझाया कैसे गया? इसे न्यायपालिका ने सुलझाया। 1974 का जो शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य का मामला है, वो इस विषय पर एक मील का पत्थर है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की बेंच ने बिल्कुल साफ कर दिया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों ही सिर्फ संवैधानिक प्रमुख हैं। असली कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद में ही है। उस फैसले में अदालत ने क्या कहा था? अदालत ने कहा कि संविधान में जहां भी राष्ट्रपति या राज्यपाल की संतुष्टि, सैटिस्फैक्शन की बात लिखी है, उसका मतलब उनकी व्यक्तिगत संतुष्टि नहीं है, बल्कि सरकार की संतुष्टि है। बिल्कुल, सरकार की संतुष्टि है। इस एक फैसले ने डॉक्टर अंबेडकर की संविधान सभा में दी गई व्याख्या पर एक तरह से कानूनी मोहर लगा दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि राष्ट्रपति को लगभग हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करना है। लेकिन क्या ये नियम पत्थर की लकीर है? क्या राजनीति में कभी ऐसी स्थिति नहीं बनती जहां कोई सलाह देने वाला ही ना हो? हाँ, कुछ असाधारण परिस्थितियां हैं जिन्हें विवेकाधीन शक्तियां कहा जा सकता है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि संविधान का अनुच्छेद 163 राज्यपाल को तो स्पष्ट रूप से विवेकाधीन शक्तियां देता है, लेकिन राष्ट्रपति के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा क्यों? ये अंतर क्यों रखा गया?
संविधान सभा में इस पर काफी बहस हुई थी। राज्यपालों को स्पष्ट विवेकाधीन शक्तियां इसलिए दी गई क्योंकि वो राज्य में केंद्र के एजेंट के रूप में भी काम करते हैं। अच्छा। लेकिन राष्ट्रपति के लिए ऐसी स्पष्ट शक्ति न देना ये सुनिश्चित करता है कि वे हमेशा केंद्र की चुनी हुई सरकार की सलाह के दायरे में ही रहें। तो फिर वो कौन सी स्थितियां हैं जहां राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं? ये स्थितियां अक्सर जरूरत से पैदा होती हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, जब आम चुनाव में किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत न मिला हो। हाँ, हंग पार्लियामेंट जिसे कहते हैं। जी, तब राष्ट्रपति को यह तय करना होता है कि कौन सा नेता सदन में बहुमत साबित कर सकता है। दूसरा, जब मंत्रिपरिषद लोकसभा में विश्वास खो दे लेकिन इस्तीफा देने से मना कर दे, तब राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकते हैं। और एक ऐतिहासिक उदाहरण है जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं, जैसे राष्ट्रपति ज़ैल सिंह ने भारतीय डाक विधेयक को अपने पास रोक लिया था। सही है, क्योंकि उन्हें उस पर आपत्तियां थी। ये कुछ गिनी चुनी स्थितियां हैं। इस पूरी व्यवस्था में एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, ये सिस्टम तब तक ठीक काम करता है जब तक पद पर कोई बैठा हो, लेकिन अगर राष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाए, मान लीजिए मृत्यु, इस्तीफे या महाभियोग से, तब क्या होगा? हमारे संविधान निर्माताओं ने इसका भी पूरा इंतजाम किया है। व्यवस्था ऐसी है कि ये पद एक पल के लिए भी खाली न रहें। अच्छा। अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति तुरंत राष्ट्रपति के तौर पर काम करना शुरू कर देते हैं। और अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति का पद भी उसी समय खाली हो? ऐसी स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये जिम्मेदारी संभालते हैं। और अगर वो भी उपलब्ध ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। मतलब सक्सेशन की पूरी लाइन तय है। बिल्कुल, और ये भी अनिवार्य है कि पद खाली होने के 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। ये तो हुई राष्ट्रपति के पद की बात, पर सरकार का क्या? मान लीजिए लोकसभा भंग हो गई, चुनाव होने वाले, तो क्या उस बीच देश बिना सरकार के चलेगा? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब 1971 के यूएनआर राव बनाम श्रीमती इंदिरा गांधी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। अदालत ने फैसला सुनाया कि लोकसभा भंग होने के बाद भी मौजूदा मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बनी रहेगी जब तक कि चुनाव के बाद नई सरकार शपथ नहीं ले लेती है। इसके पीछे अदालत का तर्क क्या था? अदालत का तर्क अनुच्छेद 74(1) पर आधारित था, जो कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। विल बी। हाँ, होगी। अदालत ने कहा कि ये एक अनिवार्य प्रावधान है। इसका मतलब है कि भारत में एक पल के लिए भी ऐसी स्थिति नहीं हो सकती जहां राष्ट्रपति के पास सलाह देने के लिए कोई मंत्रिपरिषद ना हो। ये शासन में किसी भी तरह के शून्य या वैक्यूम को रोकता है और एक जिम्मेदार सरकार की निरंतरता सुनिश्चित करता है। बिल्कुल। तो हमने संविधान के प्रावधानों, संविधान निर्माताओं की सोच और अदालतों की व्याख्याओं को देखा। अगर हम इन सब को एक साथ देखें तो तस्वीर क्या बनती है? राष्ट्रपति की भूमिका का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि भारत के राष्ट्रपति एक संवैधानिक संरक्षक हैं, एक निरंकुश शासक नहीं। वो संविधान के रक्षक हैं जिसके तहत एक चुनी हुई सरकार काम करती है। ये पद राष्ट्र के प्रतीक के रूप में एक मार्गदर्शक के रूप में डिजाइन किया गया है, जो सरकार को सलाह दे सकता है, प्रोत्साहित कर सकता है और चेतावनी भी दे सकता है, लेकिन अंततः उसे सरकार की सलाह पर ही काम करना होता है। डॉक्टर अंबेडकर की वो बात फिर याद आती है, वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, राष्ट्र पर शासन नहीं करते। ये पूरी बहस का सार लगता है। बिल्कुल, ये व्यवस्था मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी को प्राथमिकता देती है, न कि एक व्यक्ति के शासन को। चलिए अंत में एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। हमारे स्रोतों ने राष्ट्रपति की औपचारिक शक्तियों और सीमाओं के बारे में तो विस्तार से बताया है, लेकिन आज के दौर में जहां किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलना मुश्किल होता जा रहा है और गठबंधन की राजनीति आम हो गई है, इस पद की सॉफ्ट पावर के बारे में सोचना दिलचस्प है। हाँ, ये एक बहुत प्रासंगिक सवाल है। संविधान राष्ट्रपति को सलाह लेने, प्रोत्साहित करने और चेतावनी देने का अधिकार देता है। हाँ। खंडित जनादेश के इस युग में जब सरकारें अक्सर नाजुक गठबंधनों पर टिकी होती हैं, क्या राष्ट्रपति की ये सलाहकार और मार्गदर्शक की भूमिका, जो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, संविधान के लिखे हुए शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली हो सकती है? मतलब क्या एक राष्ट्रपति अपने पद के गरिमा और अनुभव का उपयोग करके पर्दे के पीछे देश की राजनीति को एक स्थिर दिशा दे सकता है? बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद भविष्य की राजनीतिक परिस्थितियां ही दें।